हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू एनसीईआरटी रिकॉल, योर फेवरेट सीरीज। हम एनसीईआरटी रिकॉल में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और आज का हमारा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल की थ्योरी आपने पढ़ ली, हमने पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिए और अब हमारी बारी है सेल साइकिल के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की। और आप जानते हैं एनसीईआरटी रिकॉल सीरीज में हम सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते, हम उसके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन, रीजन, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग और डायग्राम्स, ऐसे हर सेक्शन कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है all cells reproduce by dividing into two with each parental cell give rise to dash cells each time they divide। हर सेल जब ग्रोथ शो करता है वो दो सेल्स में डिवाइड होता है, जिसमें एक पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल बनाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखो, हमारा जो पहला टॉपिक है सेल साइकिल, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हिच अकर ड्यूरिंग सेल साइकिल। अगर मैं बात करूं सेल साइकिल में, तो सेल साइकिल में वो सारे इवेंट्स आते हैं जो सेल जब नया बना है और जब तक वो डिवाइड नहीं कर जाता, वो सारे के सारे इवेंट्स किस में आते हैं? सेल साइकिल में। सेल साइकिल में सेल ग्रो करता है, मतलब साइटोप्लाज्म कंटेंट इंक्रीज करेगा, जो कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सही स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है हमारे पास। सेकंड स्टेटमेंट देखो, द डीएनए सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज। हाँ, सेल ग्रोथ हमारी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन जो सेल सिंथेसिस है, डीएनए रेप्लिकेशन की जो बात हो रही है, वो हमारी कौन से फेज में होती है? एस फेज में, सिंथेटिक फेज में होती है। सही स्टेटमेंट है। थर्ड देखो, द इवेंट ऑफ सेल साइकिल आर जेनेटिक कंट्रोल। जो हमारा सेल साइकिल है वो पूरा का पूरा हमारा जेनेटिकली कंट्रोल मैकेनिज्म है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव फेजेस ऑफ सेल साइकिल। और फेजेस ऑफ सेल साइकिल में अगर मैं टॉपिक की बात करूं, हम देखते हैं अगर सेल साइकिल की, उसमें हम डिफरेंट स्टेजेस पढ़ते हैं। पहली स्टेज होती है हमारी G1 फेज, जो कि हमारी गैप 1 फेज। चलो डायग्राम के साथ हम समझते हैं। ये हमारा सेल साइकिल का एक डायग्राम है, जिसमें हम पढ़ते हैं जब हमारा नया सेल बना है वो कौन सी फेज में? G1 फेज में। उसके बाद हमारा जो सेल है उसमें होगी डीएनए रेप्लिकेशन। कौन से फेज में होगी? एस फेज में होगी, जिसमें डीएनए रेप्लिकेट करेगा और सेंट्रियोल हमारा डुप्लीकेट करेगा। अब एस फेज के बाद सेल मूव कर जाता है हमारे G2 फेज में, गैप 2 फेज में। गैप 2 फेज में सेल ग्रो करती है और हमारे प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, दैट इज G2 फेज। और G2 फेज के बाद हमारा सेल मूव कर जाता है M फेज में। एम फेज हमारे दो स्टेजेस में बना हुआ है। एक हमारी कैरियोकाइनेसिस, मतलब देखो एम फेज में होना है सेल का डिवीजन। अब सेल डिवीजन दो में बटा हुआ है। पहला है जिसमें हमारा न्यूक्लियर डिवाइड करता है, कैरियोकाइनेसिस। दूसरा है जहां पे हमारा साइटोकाइनेसिस डिवाइड करता है, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। कैरियोकाइनेसिस की बात करूं, उसकी 4 स्टेजेस हम पढ़ते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये है पूरा हमारा सेल साइकिल के इवेंट्स। अगर किसी सेल को डिवाइड नहीं करना है तो हमारा सेल क्या करता है? एग्जिट कर जाता है सेल साइकिल में और एंटर करता है G0 फेज, जो कि है क्यूसेंट फेज, जहां पे सेल ग्रो करेगा लेकिन वो डिवाइड नहीं करता। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। The M phase represent the phase when actual cell division occur। हमारी M phase क्या है? जो actual cell division stage है। सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बी है इंटरफेस रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। हमारी इंटरफेस दो सक्सेसिव एम फेज के बीच की है, मतलब ये हमारा एम फेज है। एम फेज जब हमारा एक्चुअल डिवीजन हुई, उसके बाद जो सेल हमारे इंटरफेज में पहुंच गया और उसके बाद हमारा वो अगली एम फेज में जाएगा, तो इंटरफेज रिप्रेजेंट फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, माइटोसिस फेज। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा?
डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एन एवरेज ड्यूरेशन ऑफ यीस्ट सेल साइकिल, एनसीईआरटी में गिवन है। अगर यीस्ट सेल साइकिल की बात करती हूँ, हमारा एक सेल साइकिल कितने ड्यूरेशन की होती है? 90 मिनट्स। ऑप्शन बी सही हो गया। और अगर यहीं पे ह्यूमन सेल की बात आ जाती तो सेल साइकिल कितने की रहती है हमारी? 24 आवर्स। ये हमारे सेल साइकिल का डेटा है। अगले क्वेश्चन पे चलो, द फेज ऑफ सेल साइकिल ड्यूरिंग विच माइटोसिस अकर, हमारी सेल साइकिल का जहाँ पे माइटोसिस होती है। माइटोसिस कौन से फेज में होती है? एम फेज, जो कि हमारा एक्चुअल सेल डिवाइडिंग फेज है, सेल डिवीजन फेज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द टाइम स्पेन ऑफ इंटरफेज एंड एम फेज इन एवरेज ह्यूमन सेल साइकिल। अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करती हूँ तो वहां पे जो पूरी सेल साइकिल है उसका ड्यूरेशन अभी मैंने आपको बताया 24 आवर रहता है। और इस 24 आवर में हमारा 95% रहता है बच्चे इंटरफेस। इंटरफेस दैट इज मोर देन 95%, कितना? 23 आवर हमारा इंटरफेस है और सिर्फ 1 आवर हमारा रहता है एम फेस। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, 1 आवर एम फेस, 23 आवर इंटरफेस। अगले क्वेश्चन पे चलो, द प्रोसेस विच मार्क द स्टार्ट एंड यूजुअली एंड ऑफ एम फेज। अब मैंने बताया था एम फेज में 2 फेज आते हैं, जो कि है हमारा कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन, दूसरा है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो जब स्टार्ट कब होती है? जब हमारा सेपरेशन होता है डॉटर क्रोमोसोम का, और खत्म कब होती है? जब हमारी साइटोकाइनेसिस होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अगला क्वेश्चन देखो, इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू डैश फेजेस। अगर मैं इंटरफेस की बात करूं, वही हमारा डायग्राम देखो, ये हमारा डायग्राम है। अब इस डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा फेज कौन सा है? इंटरफेस है। इंटरफेस में G1 फेज आती है, S और G2। तो हमारी टोटल कितनी फेज हो गई? 3। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अगर हम बात करते हैं सेल साइकिल की, यही डायग्राम है सेल साइकिल, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इस डायग्राम में आप ध्यान से देखो कि इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है? एस फेज में। तो ये पूछ रहा है एस फेज और एम फेज के बीच का इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन, मतलब इनिशिएशन होने से पहले कौन सा फेज आएगा? हमारा G1 फेज आएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज। बच्चों हमें G1 फेज का करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा, क्या ऐसा होगा? नहीं, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता, ना डीएनए रेप्लिकेट होता, डीएनए से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, ये गलत है। डीएनए रेप्लिकेट लिखा है, गलत है, क्योंकि डीएनए से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं होती, गलत। बी देखो, डीएनए डज नॉट रेप्लिकेट, बिल्कुल ऑप्शन बी ही सही है, रेप्लिकेट नहीं करता। ए ऑप्शन कह रहे हैं सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। देखो हम कहते हैं रेस्टिंग फेज, जीवन को हमने रेस्टिंग फेज बोला क्योंकि उसमें सेल डिवीजन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, लेकिन वो सेल ग्रो कर रहा है और वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ एम फेज। हमारे एम फेज को लेके हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। एम फेज की 2 फेज है, एक तो कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और हमारा
टीलोफेज। ये हमारे कौन सी हैं? कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद होगी हमारी साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले साइटोकाइनेसिस लिख दिया, ये गलत हो गया। प्रोफेज, फिर एना लिख दिया, ये भी गलत हो गया। जी नोट नहीं होता बच्चे, जी नोट तो हमारे एग्जिट कर जाता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर है? आगे चलो। What would be the amount of DNA and the number of chromosome in animal cell just after completion of S phase if the initial amount of is 2C and 2N? यहाँ पे देखो, अगर जीवन में उसके पास 2C DNA कंटेंट है और 2N क्रोमोसोम नंबर है, एस फेज में होगा डीएनए रेप्लिकेशन, आपको पता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन में 2C का कंटेंट 4C हो जाएगा, मतलब डबल कर जाएगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, अपनी कॉपी बना रहा है। लेकिन अगर मैं क्रोमोसोम की टर्म में बात करूं, अगर इस तरीके से हमारा एग्जिस्ट करता है तो हमारा वो क्या बनाता है? सिस्टर क्रोमेटिड बनाता है। ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक ही क्रोमोसोम है, मतलब एस फेज में हमारा जो क्रोमोसोम नंबर रहा वो सेम रहा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया बच्चों। 2N का 2N ही रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 4C और 2N। 4C और 2N, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लो। G2 of cell cycle is pronounced by, जो हमारे सेल साइकिल का G2 फेज है, G2 फेज में क्या होता है? सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन तो नहीं होती, सेल डिवीजन तो M फेज होती है। सेल डुप्लीकेट नहीं करता, प्रोटीन सिंथेसाइज, लेकिन सेंट्रियोल डुप्लीकेशन तो हमारे S फेज में होता है। तो हमारा सेल ग्रो करेगा और प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, ऑप्शन डी ही सही। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जी नॉट फेज। जी नॉट फेज के लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सेल ऑफ दिस स्टेज रिमेन एक्टिव एंड प्रोलिफरेशन। क्या हमारा सेल हमारा एक्टिव रहता है और डिवाइड करता रहता है? नहीं, गलत है। सेल ऑफ दिस स्टेज रिमेन इनएक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट unless called to do so depending on the requirement of organism। कि हमारा जो सेल है वो इनएक्टिव रहता है और वो प्रोलिफरेट नहीं करता, मतलब डिवाइड नहीं करता, अनलेस हम कोई बाहर से ऐसे सिग्नल दें कि हमें रिक्वायरमेंट है उसके डिवीजन की, तब तक वो डिवाइड नहीं करता। ऑप्शन सी ही सही है, बिल्कुल एनसीईआरटी की हमारी लाइन है। सेल ऑफ दिस स्टेज रिमेन इनएक्टिव, नो लॉन्गर प्रोलिफरेशन, लेकिन हमारा मोर अप्रोप्रिएट ये आ गया कि तब तक प्रोलिफरेट नहीं करता जब तक रिक्वायरमेंट नहीं आती। तो ये गलत है, ऑप्शन सी ही हमारा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी क्रोमोसोम डज अनियन सोमेटिक सेल हैव? अगर अनियन सोमेटिक सेल की बात करें, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, what number of chromosome does onion somatic cell have in G1S, G2 and M phase respectively? हमारे G1S, G2 and M phase में सोमैटिक नंबर क्या रहता है? अगर G1 में हमारा 16 है, G1 फेज में हमारे 16 क्रोमोसोम नंबर है, S फेज में भी क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, डीएनए कंटेंट डबल होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। G2 में कोई चेंज नहीं, 16 ही। और M फेज माइटोसिस फेज है, देखो अनियन सोमैटिक सेल है तो उसमें हमारी मियोसिस तो होगी नहीं, माइटोसिस ही होगी, और माइटोसिस होगी तो वहां पे तो बच्चों हमारा क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या करता है? सेंट्रोमियर डिवाइड करता है, स्प्लिट करता है। यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा, दोनों सेल में इस तरीके से क्रोमेटिड चले जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज माइटोटिक डिवीजन अकर इन। अब बताओ माइटोटिक डिवीजन कहाँ होती है? तो नॉर्मली अगर हम बात करें एनिमल्स में तो हमारी नॉर्मली कहाँ पे होगी? डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होती है, डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स इन एनिमल्स।
लेकिन अगर मैं प्लांट्स में बात करूं, प्लांट्स में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही सेल्स में हमारी माइटोटिक डिवीजन होती है। तो ये ऑप्शन ए तो सही हो गया। लेकिन एनिमल्स में हम एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन इज हमारे मेल हनी बी में हैप्लॉइड सेल है, लेकिन वहां पे भी हमारी माइटोसिस देखी जाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला हमारा टॉपिक आ चुका है एम फेज, जो कि हमारा कौन सा फेज है? माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज बच्चे एक्चुअल सेल डिवीजन है, जहां पे हमारी सेल डिवाइड करता है। और एम फेज की मैं बात करती हूँ, तो एम फेज हम दो फेज में डिवाइड करते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की 4 फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस के बाद हमारी होती है साइटोकाइनेसिस, जिसमें हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। क्लियर है? चलो अब यहाँ का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एम फेज रेफर्स टू, एम फेज किसको रेफर करता है? माइटोसिस। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू। मैंने आपको बताया था माइटोसिस के 2 फेज है, एक तो कैरियोकाइनेसिस है, दूसरा साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस में होता है हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड करता है, दैट इज कैरियो हमारा जो न्यूक्लियस है, काइनेसिस मतलब डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन किसको कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस की होती है 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कितनी स्टेजेस हैं? 4 हैं। ऑप्शन सी सही। अगला देखो हमारा टॉपिक आ चुका है, जो हमारे कैरियोकाइनेसिस की पहली स्टेज है प्रोफेज। वहां से हमारा क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। बिल्कुल, प्रोफेज हमारी पहली स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की। दूसरा है इट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग सेल साइकिल। अब देखो ये कौन से की बात कर रहे हैं? जो हमने सेल साइकिल पढ़ा था, जहाँ पे हमारे G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और G2 के बाद हमारा शुरू हो जाता है M फेज। और M फेज में कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले क्या है? प्रोफेज। तो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के बाद क्या आती है? प्रोफेज। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग प्रोफेज विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स। प्रोफेज में क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो प्रोफेज में देखो कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन स्टार्स। तो हमारा जो डीएनए है वो कंडेंसेशन हो जाती है, क्रोमेटिन क्या बना लेते हैं? क्रोमोसोम बना लेते हैं। दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या कर जाते हैं? डिसअपीयर कर जाते हैं, डिसअपीयर। हमारा जो माइटोटिक एपरेटस है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाता है। अगर यहाँ पे हम देखें, ये देखो प्रोफेज। अब प्रोफेज में हमारे एनसीईआरटी में खुद क्या मेंशन है कि क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंसेस और क्या बना लेता है? क्रोमोसोम बना लेते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो सेंट्रोसोम जो इंटरफेस में डुप्लीकेट हुए थे वो हमारे ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर जाते हैं, मूव्स टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। और जो हमारा एस्टर है वो क्या बनाते हैं? माइटोटिक एपरेटस। और प्रोफेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई जाती है कि हमारे एंड ऑफ प्रोफेज तक हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप कॉम्प्लेक्सेस, ये सब क्या कर जाते हैं? डिसअपीयर कर जाते हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब वापस क्वेश्चन पे चलो। ऑप्शन देखो, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, ऑप्शन ए ही सही हो गया कि हमारा कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। लेकिन बाकी क्वेश्चंस की तरफ चलें। क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम टेंगल्ड, गलत। टेंगल नहीं होता ना, टेंगल्ड किस फॉर्म में था? वो क्रोमेटिन था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, तब वो टेंगल्ड था, तो गलत हो गया। सेंट्रोसोम डुप्लीकेट नहीं, सेंट्रोसोम बच्चे हमारे इंटरफेस में डुप्लीकेट कर जाते हैं। आगे देखो, मूवमेंट ऑफ बोथ सेंट्रियोल्स एट वन पोल। हमारे दोनों सेंट्रियोल्स मूव करते हैं ओपोजिट पोल्स की तरफ।
तो ये तीनों ही गलत है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोटिक एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, अगर मैं सेल बनाती हूँ, ये हमारा सेल है। अब यहाँ पे होता क्या है कि हमारा जो माइटोटिक एपरेटस है वो दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। अब माइटोटिक एपरेटस कंसिस्ट करता है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, और जिसके पास क्या होते हैं, टू एस्टर्स, विच हैज टू एस्टर्स, जहां से हमारे स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स कहाँ होता है, फ्रॉम एस्टर्स। तो माइटोटिक एपरेटस कितने, टू एस्टर्स विद स्पिंडल फाइबर्स, ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डिफरेंस वुड इंडिकेट अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज, हमारे अर्ली और लेट प्रोफेज में क्या डिफरेंसेस होंगे। अब अर्ली प्रोफेज में हम ऑप्शन डी की तरफ चलें, ऑर्गेनेलीज लाइक ER एंड गोल्गी बॉडी आर नॉट ऑब्जर्व्ड, और लेट प्रोफेज में ER गोल्गी बॉडी ऑब्जर्व्ड, गलत हो गया। क्योंकि अर्ली प्रोफेज में जब प्रोफेज शुरू हुआ उस टाइम पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब प्रेजेंट था, वो क्या होना है, डिसअपीयर होना शुरू कर जाता है। तो लेट प्रोफेज तक वो सारे डिसअपीयर हो जाते हैं, तो दे आर नॉट ऑब्जर्व्ड, उल्टा लिख रखा है, गलत हो गया। न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट, और लेट प्रोफेज में लिखा है न्यूक्लियोलस सेंट्रोमियर आर एब्सेंट। अगर मैं बात करती हूँ लेट प्रोफेज में, अब लेट प्रोफेज में न्यूक्लियोलस तो एब्सेंट होता है बिल्कुल, क्योंकि वो डिसअपीयर कर गया, लेकिन सेंट्रोमियर तो हमारा क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, क्योंकि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बन गया। अब क्रोमोसोम के पास तो सेंट्रोमियर है ना, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखो, क्रोमोसोम आर हाईली कंडेंस्ड, और लेट प्रोफेज में लिखा है देयर इज नो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि हमारा जो क्रोमोसोम है उसका कंडेंसेशन शुरू हुआ था प्रोफेज में, तो लेट प्रोफेज तक पहुंचते पहुंचते तो वो कंडेंस्ड हो चुका है। यहाँ पे लिखा है देयर इज नो कंडेंसेशन, तो ये भी गलत हो गया। अब ए पे चलो, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, जब हमारा प्रोफेज अर्ली स्टेज पे है उस टाइम पे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सही बात है। लेकिन लेट प्रोफेज तक जाते जाते क्योंकि ये डिसअपीयरेंस होने लग जाता है, लेट प्रोफेज में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। क्लियर, आगे चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेज ऑफ गिवन डायग्राम, ये हमारा NCERT का डायग्राम दे रखा है, हमें बताना है ये कौन सा फेज है। अगर मैं एक फर्स्ट के डायग्राम की बात करती हूँ, फर्स्ट डायग्राम में ये देखो, यहाँ पे हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोफेज में हमारे शुरुआत के टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, उसके बाद डिसअपीयरेंस होना शुरू हो जाता है। तो लेट प्रोफेज पे हम देखें तो हमारा डिसइंटीग्रेशन शुरू हो चुका है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, और हमारे जो क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट थे वो कंडेंस फॉर्म में आने लग गए इस तरीके से। तो ये हमारा है अर्ली प्रोफेज, ये हमारा है लेट प्रोफेज, ऑप्शन बी सही हो गया। क्लियर, आगे देखो, अगले हमारी स्टेज है मेटाफेज। मेटाफेज से हमारे पास क्वेश्चन है, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ। देखो क्वेश्चन हम देखो, प्रोफेज में कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू हुई, ठीक है, लेकिन जो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन है, मतलब कंप्लीटली हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट कर गई, उस स्टेज पे हमारी कौन सी फेज शुरू हो गई, डेट इज मेटाफेज। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब कंप्लीटली खत्म हो जाती है उसी टाइम पे हम कह देते हैं मेटाफेज हमारी शुरू हो गई, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, आगे देखो, आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ गिवन डायग्राम, हमें स्टेज बतानी है गिवन डायग्राम की, और ये हमारे NCERT के ही डायग्राम्स। यहाँ पे अगर फर्स्ट डायग्राम में देखें तो फर्स्ट डायग्राम में हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू हुई, डिसअपीयर हो रही है, लेकिन अभी भी बची हुई है, मतलब ये कौन सी स्टेज है, प्रोफेज ही है। तो फर्स्ट तो क्या हो गया, लेट प्रोफेज हो गया, क्योंकि डिसअपीयर तो हो रही है हमारी,
ठीक है, काफी डिसइंटीग्रेट कर चुकी है। उसके बाद अगर सेकंड की तरफ चलें, अब सेकंड में हम देखते हैं कि हमारे जो क्रोमोसोम है वो अलाइन हो चुके हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट। और ये कब होता है? हमारे मेटाफेज में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि ट्रांजिशन टू मेटाफेज वाली स्टेज क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रांजिशन में क्या होता है कि हमारा जो क्रोमोसोम है वहां पे हमारे स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं काइनेटोकोर्स पे, लेकिन उस टाइम पे हमारा जो सेल में हमारे जो क्रोमोसोम है वो इस तरीके से स्प्रेड रहते, इस तरीके से, और यहाँ से हमारी अटैचमेंट रहती। ये कौन सी स्टेज होती है? ट्रांजिशन स्टेज होती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो खत्म हो गई, लेकिन हमारे जो क्रोमोसोम है वो स्प्रेड है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। मेटाफेज हमारे जब मैच्योर फेज है उस टाइम पे वो अलाइन कर जाते हैं इक्वेटोरियल पे। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, Which stage of cell cycle is best to study chromosome morphology? इनमें से कौन सी स्टेज है जो बेस्ट है स्टडी मॉर्फोलॉजी? एंड दैट इज मेटाफेज। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मेटाफेज के टाइम पे हमारे जो क्रोमोसोम है दे आर फुली कंडेंस्ड। तो हमारे क्रोमोसोम क्या है? फुली कंडेंस्ड। तो अब फुली कंडेंस्ड है तो थिक अपीयर करते हैं, उस टाइम पे मॉर्फोलॉजी पढ़ना आसान होता है। तो ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ। अगर हम स्टेज की बात करें, देखो हमारी कंडेंसेशन हो चुकी है प्रोफेज में। अब मेटाफेज में क्या होता है कि हमारा क्रोमोसोम इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अब ये क्या है? एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। ये हमारे क्रोमोसोम है जो कि हमारे कहाँ पे अटैच्ड हैं? बाय सेंट्रोमियर। दिस इज सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के बाहर होता है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है काइनेटोकोर, जहां से हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच रहते हैं। तो इस तरीके की हमारी मॉर्फोलॉजी देखी जाती है। ऑप्शंस में चलो, मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, गलत। एक क्रोमोसोम के तो सिस्टर क्रोमेटिड ही होंगे, 2 सिस्टर क्रोमेटिड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, काइनेटोकोर्स आर। काइनेटोकोर कौन सा स्ट्रक्चर होता है कि अगर ये हमारा क्रोमोसोम है तो सेंट्रोमियर के बाहर ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, जहां से हमारे स्पिंडल फाइबर आके अटैच करते हैं। तो इट इज द साइट फॉर ओरिजिनेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। देखो गलत हो गया, ओरिजिनेट तो वो सेंट्रोसोम से कर रहे हैं ना, माइटोटिक एपरेटस से कर रहे हैं। तो होना क्या चाहिए? द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ऑप्शन बी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द स्टेज गिवन। यहाँ पे देखो ये हमारी आ गई कौन सी स्टेज? ट्रांजिशन टू मेटाफेज। क्योंकि मैंने कहा था मेटाफेज में हमारे क्रोमोसोम स्प्रेड होते हैं, मतलब पूरे साइटोप्लाज्म में ऐसे फैले हुए होते हैं इस तरीके से। अब ये अटैच करके जब ट्रांजिशन हुआ, मतलब प्रोफेज से मेटाफेज, इसको अर्ली मेटाफेज कह सकते हो। अब इसके बाद ये यहाँ पे अलाइन करेंगे इस पे, मतलब हमारे इक्वेटोरियल प्लेट में हमारे मेटाफेज में अलाइन करते हैं। तो ये दोनों हमारा डिफरेंस है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन ए सही है। अगली हमारी स्टेज है एनाफेज, और एनाफेज हमारी शॉर्टेस्ट फेज होती है, जिसमें होता क्या है कि अगर ये हमारा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में यहाँ से हमारे क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं इस तरीके। एक तरफ हमारा ये क्रोमेटिड चला जाएगा, रुको, एक तरफ हमारा ये क्रोमेटिड, दूसरी तरफ हमारा ये क्रोमेटिड, इस तरह से चले जाएंगे। हो क्या रहा है कि हमारे क्रोमेटिड सेपरेट कर रहे हैं, सेंट्रोमियर हमारा स्प्लिट कर रहा है। अब ऑप्शंस देखो, एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज
क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू, अब एक क्रोमोसोम था, किस में स्प्लिट हो गया, दो क्रोमेटिड में स्प्लिट हो गया। अब ये दो क्रोमेटिड अलग अलग होने के बाद इनको एक सिंगल क्रोमोसोम ऐसे बोला जाता है कि यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम है, ये स्प्लिट हो गए, अब यहाँ पे दो क्रोमोसोम बन गए। तो कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम। ऑप्शन सी सही है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे तो इसको क्रोमेटिड बोला है, यहाँ पे इसको क्रोमोसोम। तो आप ध्यान रखना कि अगर दो क्रोमेटिड एक साथ अटैच्ड है तो वो क्या है, क्रोमोसोम। अगर अलग अलग हो गए तो ये भी एक सिंगल क्रोमोसोम ही बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। अगली हमारी फेज है टीलोफेज, लास्ट स्टेज है, और टीलोफेज हमारा एकदम रिवर्स होता है प्रोफेज के। कैसे, ड्यूरिंग टीलोफेज देखो हमारा हुआ क्या था कि न्यूक्लियोलस, अगर मैं बात करूं होता क्या है, क्रोमोसोम जो हमारे एनाफेज में अलग हुए वो क्लस्टर कर जाते हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ, सही है। अब यहाँ पे स्टेज कैसी देखी जाती है, इस तरीके की स्टेज देखी जाती है जिसमें हमारे 2 डॉटर न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं। तो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गई। थर्ड देखो, क्रोमोसोम हमारे लूज कर देता है इंडिविजुअलिटी। इसका मतलब है यहाँ पे डीकंडेंसेशन होने लग गया, जो क्रोमोसोम था अब वो डीकंडेंस होके क्रोमेटिन बना रहे, तो इंडिविजुअलिटी थी वो हमारी खत्म हो गई। तो ये भी सही है। और ये तो मैंने बताया था कि जो प्रोफेज में होता था एकदम उल्टा होता है हमारे टीलोफेज में। अगर प्रोफेज में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुए थे तो टीलोफेज में क्या होते हैं, रीअपीयर होते हैं। तो ये भी सही है। फिफ्थ देखो, न्यूक्लियोलस इज नॉट फॉर्म्ड, ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये मैंने बताया था रिवर्स है हमारा। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वो सब क्या कर जाते हैं, रिफॉर्म कर जाते हैं। अब यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, कौन सी है, ऑप्शन 5, ऑप्शन सी सही, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेज देख ली। अब अगली है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, सिंसीशियम कंडीशन। देखो सिंसीशियम कंडीशन तब होती है जब हमारी कैरियोकाइनेसिस हो जाए, मतलब हमारे एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए। ये हमारा सेल है, ठीक है, हमारे 2 न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन उसके बाद साइटोकाइनेसिस होनी चाहिए। साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म को डिवाइड होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ऐसे डिवीजन होना चाहिए। लेकिन सिंसीशियम कंडीशन में होता क्या है कि साइटोकाइनेसिस होती है हमारी एब्सेंट। अब साइटोकाइनेसिस एब्सेंट होगी तो हमारा डिवीजन नहीं होगा। अब डिवीजन नहीं होगा तो इस एक सेल में हमारे 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारी कंडीशन आ जाती है सिंसीशियम बाई न्यूक्लिएट, और फर्दर हमारी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है, ठीक है। मतलब हुआ क्या कि एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस तो बन गए, पर साइटोप्लाज्म डिवाइड ना होने की वजह से दोनों के दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल में प्रेजेंट है। कंडीशन को कहते हैं सिंसीशियम। होता क्यों है, बिकॉज हमारे कैरियोकाइनेसिस हो गई, साइटोकाइनेसिस होती है एब्सेंट, और देखा जाता है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, क्योंकि वहां पे कौन सी डिवीजन होती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनती है, जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, सेल डिवाइड नहीं कर रहा। कौन सा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा था आपने, ठीक है। अब भी ये देखो सेल प्लेट। सेल प्लेट हमारी बनती है प्लांट सेल में, विच इज अ मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस। हमारी अगर ये सेल है तो अब उस सेल में बीच से हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स हेल्प करती है सेल प्लेट बनाने में, और ये बाद में ऐसे कॉर्नर्स तक जुड़ जाती है, ठीक है। थर्ड है हमारा सेल फरो। सेल फरो देखा जाता है हमारे एनिमल सेल के साइटोकाइनेसिस में। किस तरीके से कि अगर हमारा ये सेल है तो साइटोकाइनेसिस में से क्लीवेज फरो फॉर्म कर जाती है, और लास्ट में होता क्या है, हमारे इस तरीके से फरो डीपन्स कर जाते हैं। मतलब ये है सेल, तो सेल ऐसे डीपन करके ऐसे अलग हो जाता है। ये क्लीवेज फरो देखी जाती है एनिमल सेल में। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, ए हमारा सेकंड से मैच हो गया, बी हमारा थर्ड से मैच हो गया, सी हमारा फर्स्ट से मैच हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही।
अगली कंडीशन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सेल प्लेट रिप्रेजेंट, सेल प्लेट किसको रिप्रेजेंट करता है? मिडिल लैमेला। किसको रिप्रेजेंट करता है? मिडिल लैमेला। एनसीईआरटी की तरफ चलो, ये देखो हमारी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर विच इज क्या है? हमारी मिडिल लैमेला। चलो यही कर लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है? बी ऑप्शन सही। अगला हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की बात करें तो होता क्या है? हमारी सेल ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? माइटोसिस है, क्योंकि एक सेल से क्या बन रही है? दो सेल बन रही है। तो माइटोसिस सबसे इंपॉर्टेंट किसके लिए? ग्रोथ के लिए है ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसी सेल्स जिनको रिपेयर की जरूरत है या रिप्लेसमेंट की जरूरत है, वो भी किसके थ्रू हो रहा है? हमारी माइटोसिस के थ्रू हो रहा है, रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलो। ग्रोथ इन प्लांट आर कंट्रीब्यूटेड बाय, अब मैंने बताया था ग्रोथ क्यों होती है? ग्रोथ के लिए कौन सी डिवीजन इंपॉर्टेंट है? हमारी माइटोटिक डिवीजन इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी एपिकल मेरिस्टेम में और हमारी लेटरल मेरिस्टेम में देखी जाती है। ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखो, द न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो इन ऑर्गेनिज्म इज रिस्टोर बाय माइटोसिस। जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक, अगर सेल ग्रो करता रहेगा, अगर हमारा साइटोप्लाज्म इंक्रीज करता रहेगा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है, साइटोप्लाज्म कंटेंट कर रहा है हमारा इंक्रीज, जिसकी वजह से हमारी न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है। अब इंक्रीज होते होते वहां पे होनी चाहिए माइटोसिस, जिससे हमारी जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है उसको मेंटेन किया जा सके। तो ये स्टेटमेंट सही है। The cell of upper layer of epidermis, cell of lining of gut and blood cell are completely constantly replaced by mitotic division। मैंने यही बताया था कि जिन सेल को जरूरत है कि हमारे रिप्लेसमेंट की, वो किसके थ्रू होते हैं? माइटोटिक डिवीजन के थ्रू होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। अब अपनी नेक्स्ट न्यूक्लियर हमने नेक्स्ट डिवीजन आ चुकी है, एंड दैट इज मियोसिस। क्या है? मियोसिस। और मियोसिस को बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोला जाता है? रिडक्शनल डिवीजन। अब चलो क्वेश्चन की तरफ। मियोसिस रिजल्ट्स इन, अब मियोसिस में होता क्या है कि हमारी जो डिप्लॉयड पेरेंट सेल है उसमें हमारी होती है मियोसिस 1, और फर्दर होती है मियोसिस 2, और लास्ट में बनते हैं हमारे गैमीट्स, जो कि होते हैं हैप्लॉइड। ये सब आपने पढ़ा है हमारे साथ प्रतिज्ञा बैच में, और ये सब हमने PYQ में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में भी पढ़ लिया है। ठीक है, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं। डिटेल्स के लिए आप हमें कमेंट करो कि इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखो मियोसिस में होता क्या है? प्रोडक्शन हो रहा है गैमीट्स का, बिल्कुल। अब यहाँ पे डिप्लॉयड 2n था क्रोमोसोम नंबर, हमारे गैमीट में हैप्लॉइड, तो रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, ये भी सही है। और इंट्रोडक्शन होता है वेरिएशन का, क्यों? क्योंकि हमारी क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्या हो रही है? क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, Meiosis ensure production of dash phase in life cycle of sexually reproduction organism। कि जहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है वहां पे अगर डिप्लॉयड फेज है और उसमें हो जाएगी मियोसिस, तो जिसकी वजह से क्या आ जाता है? हैप्लॉइड फेज आ जाता है, एन कंडीशन। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? हैप्लॉइड। दूसरा देखो, वेयरएज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स डैश फेज। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि हमारे दो हैप्लॉइड सेल हैं जो फ्यूज कर जाते हैं, इस फ्यूजन ऑफ गैमीट को ही कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से 2n स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट।
अब यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन की वजह से हैप्लॉइड से कौन सा फेज बन गया, डिप्लॉइड, तो यहाँ पे आ जाएगा डिप्लॉइड, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट स्टेटमेंट में देखो, मियोसिस इन्वॉल्व सिंगल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, क्या मियोसिस में सिर्फ एक ही बार न्यूक्लियर और सेल डिवाइड कर रहे हैं, नहीं, मियोसिस में तो हमारी दो साइकिल होती हैं, एक तो मियोसिस 1 और दूसरी मियोसिस 2, जिसमें दो बार न्यूक्लियर और सेल डिवीजन होता है, तो गलत हो गया ये, हमसे तो करेक्ट पूछा था। आगे देखो, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम अकर वंस ड्यूरिंग एस फेज, अब यहाँ पे हम गलती कर देते हैं, हम देखते हैं कि हाँ बिल्कुल डीएनए रेप्लिकेशन हमारा सिर्फ एक ही बार होता है, वो भी कहाँ पे, एस फेज में, ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम तो होता ही नहीं, अगर ये इस तरीके से हमारा क्रोमोसोम एग्जिस्ट कर रहा है तो एस फेज में इसकी बनती है सिस्टर क्रोमेटिड इस तरीके से, तो एक क्रोमोसोम यहाँ पे और एक क्रोमोसोम यहाँ पे, तो डबलिंग तो हुई नहीं, तो ये भी गलत हो गया। आगे देखो, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, गलत है, ये रिकॉम्बिनेशन होता है, ये हमारा एक क्रोमोसोम, ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरा है, मतलब ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है। अब ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, अब होगा कहाँ पे रिकॉम्बिनेशन, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये स्टेटमेंट भी उल्टी लिख रखी है, गलत हो गया। मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, बिल्कुल कि हमारे ये अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है तो यहाँ पे हो जाती है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, कहते हैं साइनेप्सिस, और कहाँ हो रही है, हमारे जाइगोटीन में हो रही है, तो ऑप्शन डी सही है, इकलौती स्टेटमेंट हमारी डी सही। अब आगे देखिए, at the end of meiosis 2 how many haploid cells are formed, होता क्या है कि हमारे meiosis 1 में देखो, अगर ये हमारा सेल है G1, फिर G2, सॉरी फिर S, और इस तरीके से फिर आती है meiosis 1। अब meiosis 1 में हमारे दो सेल्स बनेंगे और फिर आएगी meiosis 2, इसकी वजह से बनेंगे यहाँ पे दो सेल और यहाँ पे बनेंगे दो सेल, तो इस तरीके से एक सेल से हमारे 4 हैप्लॉइड सेल बन रहे हैं। हैप्लॉइड सेल कैसे, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 46, डीएनए कंटेंट 46 पिकोग्राम, तो एस फेज में हमारा डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। G2 में कोई भी डिफरेंस नहीं आता हमारे डीएनए और क्रोमोसोम पे। अब अगर यहाँ पे क्रोमोसोम इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं, एस फेज में सिस्टर क्रोमेटिड बना लेते हैं, G2 में कोई चेंज नहीं आ रहा। सपोज करो ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो हमारे मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, तो एक में ये चला जाएगा दूसरे में ये, इस तरीके से। अब इस स्टेज पे हमारा क्रोमोसोम नंबर हो गया हाफ, यहाँ पे कितने आ गए 23 क्रोमोसोम और यहाँ पे 23 क्रोमोसोम, हमारा जो डीएनए कंटेंट है वो भी हाफ हो गया 46 पिकोग्राम। अब यहाँ पे अगर आगे होता है तो एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, यहाँ पे हमारी सेपरेशन होती है क्रोमेटिड की इस तरीके से, तो एक यहाँ पे चला गया और दूसरा यहाँ पे चला गया। अब इस सेल में जैसे एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी एक एक ही दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम ही होंगे, लेकिन हमारा डीएनए कंटेंट तो दो सेल्स में डिवाइड हो गया, तो दोनों में अगर इस सेल में 46 था तो दोनों में आधा आधा चला जाएगा 23 पिकोग्राम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनी है कंपेयर टू हमारे डिप्लॉइड सेल, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही। आगे देखो, रिकॉम्बिनेशन अकर्स बिटवीन, रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होता है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं,
लेकिन होगा क्या, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ऑप्शन डी सही होगी। ठीक है, अब देखें हमारे अगला सब टॉपिक है मियोसिस 1, और मियोसिस 1 में हमारा पहला क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस, लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है मियोसिस 1 का, प्रोफेज 1, क्योंकि प्रोफेज 1 फर्दर 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और फिर डाइकाइनेसिस, तो ये सबसे बड़ा फेज है, ऑप्शन ए सही हो गया। अगला फेज देखो, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू डैश फेज, अभी बताया था कि प्रोफेज 1 फर्दर 5 में डिवाइडेड है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, 5 हो गए, ऑप्शन डी सही हो गया। आगे देखो, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व्स ड्यूरिंग, अब देखो एक बारी बना लेते हैं, एक है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में हमारा कंडेंसेशन शुरू हुआ है, ठीक है, ऑफ क्रोमोसोम, फिर हमारा जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या है कि अगर हमारे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है तो ये क्या कर जाता है, आपस में पेयरिंग हो जाती है, इसी को कहते हैं साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस या मैं कहूँ हमारे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ हो रही है, जाइगोटीन में। फिर आते हैं हमारे पैकाइटीन, अब पैकाइटीन में क्या होता है कि ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है जो कि हमारे पेयर्ड कंडीशन में, इनके बीच में होती है क्रॉसिंग ओवर, जिसकी वजह से एक्सचेंज हो जाता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, और इस स्टेज को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन। किसके बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में ये जो हमारे क्रोमोसोम पेयर्ड कंडीशन में ये अलग होना शुरू कर जाते हैं, मतलब जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में बना था वो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना शुरू हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और सिर्फ उसी जगह पे अटैच रहता है जहां पे हमारी क्रॉसिंग ओवर हुई थी, मतलब यहाँ पे, तो इसकी वजह से एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है और उसको कहते हैं चियाज्मा। तो फॉर्मेशन ऑफ चियाज्मा कहाँ पे हुआ, डिप्लोटीन में हुआ। उसके बाद आते हैं हम अपनी लास्ट फेज पे जो कि है डाइकाइनेसिस, और डाइकाइनेसिस में हमारा जो चियाज्मा फॉर्मेशन डिप्लोटीन में हुआ था वो भी खत्म हो जाता है, मतलब टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज्मा। तो ये हमारी पांचों स्टेज हैं। अब यहाँ पे डिसॉल्व कर रहा है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो कहाँ कर रहा है, डिप्लोटीन में। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू लेप्टोटीन, हमें लेप्टोटीन के रेफरेंस में करेक्ट बता, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से दे, इट इज द फॉरमोस्ट एंड वन ऑफ द शॉर्ट लिव्ड स्टेज ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज 1 की सबसे पहली स्टेज होती है और शॉर्ट लिव्ड होती है, सही स्टेटमेंट। अगला देखो, इट बिगिंस विद द प्रोसेस ऑफ कंपैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम इज अकम्पलिश्ड, ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पे लाइन का मतलब ये है कि ये जब शुरू होती है जब कॉम्पैक्टेशन मतलब जो कंडेंसेशन है क्रोमोसोम का वो कंप्लीट हो गया है, अकम्प्लिश मतलब कंप्लीट हो गया, तो ये तो गलत है। हमारा कंडेंसेशन थ्रू आउट लेप्टोटीन होता है, तो ये तो गलत है, कंडेंसेशन अभी भी हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, गलत हो गया। आगे देखो, द क्रोमोसोम बिकम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, कि हमारा कंडेंसेशन हो रहा है जिसकी वजह से अब वो विजिबल हो गए लाइट माइक्रोस्कोप, ये भी सही है। फोर्थ देखो, इट इज फॉलोड बाय जाइगोटीन, कि हमारे पहले क्या आती है, लेप्टोटीन आती है, और लेप्टोटीन के बाद क्या आती है, जाइगोटी, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, सही हो गया। तो हमारी कौन कौन सी सही है, फर्स्ट भी सही है, थर्ड और फोर्थ, हमारी सारी स्टेटमेंट सही है, सिर्फ हमारी सेकंड गलत, ऑप्शन ए सही। आगे चलो, बाइवेलेंट स्टेज इज, अब देखो बाइवेलेंट स्टेज कहाँ आई, कि जब मैंने कहा कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और यहाँ पे इनकी पेयरिंग हो गई, तो यहाँ पे बन गया साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, क्या बन गया, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स।
अब यहाँ पे बच्चे हमारे 2 क्रोमोसोम पेयर्ड कंडीशन है, इसी पेयर्ड कंडीशन को क्या देते हैं, बाईवेलेंट। क्या कह देते हैं, बाईवेलेंट। तो हमारी स्टेज क्या है, दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। कि कौन से क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। आगे देखो, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन, क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होती है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कौन से स्टेज में होता है, पेकाइटीन में होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पेकाइटिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। देखो, हमारी रिकॉम्बिनेशन होगी पेकाइटिन में, जहां पे हमारी रिकॉम्बिनेशन हुई वहां पे बन गया रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो कहाँ पे बना, पेकाइटिन में बना। सही बात है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इज द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ बनता है, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई, जहां पे रिकॉम्बिनेशन हुआ। तो ये भी सही है। तो बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे लिख रखा है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल डिप्लोटीन में हो रही है, तो गलत बात है। डिप्लोटीन में तो क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। अगला क्वेश्चन देखो, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट 1 to 6 और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, एक्सचेंज होता है ऑफ जेनेटिक मटेरियल। किनके बीच में हो रहा है, हमारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये हमारे, फिर से बार बार मैं आपके लिए बना रही हूँ कि ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है। मतलब जो जीन यहाँ पे है वही जीन यहाँ पे। क्या क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। और किनके बीच में हो रहा है, हमारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। हमारा होगा कहाँ पे, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर, ये आपस में नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब स्टेटमेंट्स पे आ जाओ। इट अकर्ड बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड, गलत, पहली गलत है। किस कहाँ पे हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हो रहा है। इट इज एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, बिल्कुल। हमारा कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, रिकॉम्बिनेज काम कर रहा है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम हमारा इन्वॉल्व है, बिल्कुल, सेकंड थर्ड सही है। इट अकर्स एट रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ हुई, जहां पे हमारे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गया, ये भी सही है। इट अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, गलत। कहाँ पे हो रहा है, नॉन सिस्टर ऑफ होमोलोगस, और यहाँ पे लिखा है सिस्टर ऑफ नॉन होमोलोगस, दोनों ही गलत है। ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, डिप्लोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। कि जो क्रोमोसोम आपस में पास आए थे अब वो दूर हो रहे हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो दूर हो रहा है। तो ये यहाँ, अच्छा सॉरी बच्चा, क्वेश्चन में हमसे इज नॉट कैरेक्टराइज पूछा गया, तो ये तो होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। पूछा है कि क्या चीज नहीं होती। Tendency of recombined homologous chromosome of tetrad to separate from one another except at the site of crossover, कि जहाँ पे हमारी जो पेयर्ड कंडीशन थी वो अलग होना चाहते हैं, सिर्फ वहीं पे जुड़ी रहेगी जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था। तो ये हमारे कैरेक्टर्स है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ चियाज्मा, कि जब सिर्फ उसी स्टेज पे हमारा अटैचमेंट है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई, तो वो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बना लेता है चियाज्मा, और ये भी कहाँ बनता है, डिप्लोटीन में। ठीक है। टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट नॉन होमोलोगस, हमारे टेंडेंसी रिकॉम्बिनेशन हुई किसके बीच में थी, होमोलोगस के बीच में हुई थी ना, तो यहाँ तो नॉन होमोलोगस आ गया। मतलब हमारा ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, और हमसे यही तो पूछा था। ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो कि चियाज्मा क्या है, एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ पे हमारे, कहाँ पे बना, फॉर्म्ड बाय रिकॉम्बाइंड क्रोमोसोम जो अभी कंप्लीटली सेपरेट नहीं हुए हैं, कहाँ पे अटैच्ड है, साइट ऑफ क्रॉस ओवर पे। तो ऑप्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
मोर एक्यूरेट बच्चे यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये अटैचमेंट रहती है हमारी साइट ऑफ क्रॉसओवर पे, तो यहाँ पे अटैचमेंट वर्ड भी आना चाहिए था, ठीक है। अभी के लिए इसको ऑल ऑफ दीज के लेके चलते हैं। आगे चलो, डाइकाइनेसिस इज मार्क्ड बाय। अब डाइकाइनेसिस हमारी 5th स्टेज है प्रोफेज 1 की। डाइकाइनेसिस में होता क्या है, हमारा टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मा की, जो चियाज़मा डिप्लोटीन में बना था, जो 4th स्टेज में बना था, अब वो भी डिसॉल्व हो गया, टर्मिनलाइजेशन हो गया, तो ये हमारी क्या है, सही है। अब जो क्रोमोसोम हमारे कंडेंसेशन हो रहा था वो कंप्लीटली कंडेंस्ड कहाँ होते हैं, डाइकाइनेसिस में, और जो मियोटिक स्पिंडल असेंबल कर जाते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द गिवन बिलो स्टेज। हमें ये कौन से स्टेज है ये बताना। अब अगर इस स्टेज में मैं ध्यान से देखूं तो ये देखो हमारे ये किससे अटैच्ड है, ये इससे इस तरीके से हमारा जा रहा है, मतलब हमारे ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम थे जो हमारे सेपरेट हो रहे हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम जो सेपरेट हो रहे हैं ये कहाँ पे होता है, हमारे एनाफेज 1 में होता है। ये देखो, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर्स एट एनाफेज 1, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एनाफेज 1, एनाफेज ऑफ माइटोसिस और एनाफेज 2, इनमें देखो डिफरेंस बिल्कुल ध्यान रखना है, ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमें बताना ये कौन सी स्टेज है, ये है जहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं और इनके पास सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अभी भी अटैच्ड है, जबकि सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट सेंट्रोमियर, तो ऑप्शन ए ही सही हो गया, ठीक है। आगे चलो, अगला सब टॉपिक आ चुका है मियोसिस 2। मियोसिस 2 हमारी ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है मेटाफेज की, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन चल लेते हैं। मियोसिस 2 इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर। मियोसिस 2 कब शुरू हो जाती है, जब हमारी मियोसिस 1 की साइटोकाइनेसिस आ गई, या हमारे इस फेज को कहते हैं इंटरकाइनेसिस। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, क्रोमोसोम हैव फुली इलोंगेटेड। हमारे जो क्रोमोसोम है वो फुली डीकंडेंस नहीं होते, थोड़ा सा डीकंडेंसेशन होता है, ठीक है, मतलब मिड स्टेज पे। ये फुली वर्ड आके गलत हो गया। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंबल्स विथ नॉर्मल माइटोसिस। अभी मैंने बताया था वो कौन सी स्टेज है जो कि हमारी सिमिलर रहती है माइटोसिस के, एंड दैट इज मियोसिस 2। मियोसिस 1 में तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, साइनेप्सिस बन रहे हैं, डिसोल्यूशन हो रहा है, ऐसा कुछ हमारे ना तो माइटोसिस में देखा जाता है ना मियोसिस 2 में देखा जाता है। ऑप्शन बी सही है। इन द बिगिनिंग ऑफ मियोसिस 2 अ सेल कंटेन 4 क्रोमेटिड। हमसे पूछा गया है कि अब हमारी सेल क्या है, बिगिनिंग ऑफ मियोसिस 2, मतलब मियोसिस 1 के प्रोडक्ट की बात की गई है। अब मियोसिस 1 के प्रोडक्ट में अगर हम बात करें, ठीक है, एक मिनट, हैज 4 क्रोमेटिड। अब 4 क्रोमेटिड है, मतलब यहाँ पे तो हमारे सिंगल क्रोमोसोम की तरीके से एग्जिस्ट करता है यूनिवेलेंट फॉर्म में। एक ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये सेकंड क्रोमोसोम है, इसको होमोलोगस मत समझना, होमोलोगस तो सेपरेट हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं हमारी मियोसिस 2। क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाट नंबर ऑफ क्रोमेटिड इज एक्सपेक्टेड टू बी इन ईच डॉटर सेल एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, कि मियोसिस 2 के प्रोडक्ट में हमारे नंबर ऑफ क्रोमेटिड क्या होंगे। तो यहाँ पे देखो कि मियोसिस 2 में बच्चे होता है हमारा एनाफेज 2। अब एनाफेज 2 में हमारे सेंट्रोमियर स्प्लिट करते हैं और क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, कि ये हमारा एक क्रोमेटिड इसमें चला गया, ये दूसरा इस सेल में चला गया, इसका यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो इसके पास 1 2, इसके पास 1 2। अब यहाँ पे टोटल कितने क्रोमेटिड थे, 1 2 3 और 4 क्रोमेटिड थे मियोसिस 1 में। मियोसिस 2 की एक डॉटर सेल में 1 और 2 क्रोमेटिड हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल इज अचीव्ड बाय, कि हमारे यहाँ पे देखो ये हमारा एक सेल है जिसमें हमारे
इस तरीके से क्रोमेटिड अलग ऐसे मूव कर रहे हैं। अब जैसे जैसे इस स्पिंडल फाइबर की लेंथ कम होती जाएगी तो ये क्या है, इसको अपने ऑपोजिट पोल की तरफ खींच रहा है। तो जैसे जैसे हमारी जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसकी लेंथ कम होती जाती है तो हमारे उसकी वजह से ये और कोने की तरफ जाने जाता है, मतलब पोल की तरफ मूव कर रहा है। तो अब ये क्रोमेटिड की मूवमेंट क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच्ड टू काइनेटोकोर। ऑप्शन हमारा बी सही हो गया। अब ये क्यों सही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट काइनेटोकोर से होती है स्पिंडल फाइबर की या माइक्रोट्यूब्यूल की, सेंट्रोमियर से नहीं होती। तो ऑप्शन बी सही हो गया। आगे देखो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organism which is done by। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर देखो फर्टिलाइजेशन होता रहे कि मतलब ये दो सेल हैं, यहाँ पे 20 क्रोमोसोम है, फर्टिलाइज करके 40 हो गया, और यहाँ पे फिर अगले जनरेशन के 40 फर्टिलाइज करके 80 हो गया। तो जैसे जैसे अलग अलग जनरेशन में जा रहे हैं उसकी वजह से हमारा देखो क्रोमोसोम नंबर डबल हो रहा है। अगर सिर्फ फर्टिलाइजेशन होती है तो हमारा क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है ना, लेकिन वो कंजर्व क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे इस स्टेज पे क्या होती है, मियोसिस, मतलब हमारा गैमीट बनता है। पहले डिप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमीट बनता है बिकॉज ऑफ मियोसिस, और उसके बाद हैप्लॉइड सेल फ्यूज करते हैं, फिर से डिप्लॉइड कंडीशन आ जाती है। तो ये जो कंजर्वेशन हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मियोसिस है। ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। अब हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट में देखो, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन, क्योंकि वेरिएशन होती है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो रही है इसलिए इवोल्यूशन में पार्ट ले रहा है। सही है, ये तो करेक्ट ही पूछा था। अच्छा, तो डी ही सही हो गया। लेकिन आगे देख लो, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम बाय 1/4, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है लेकिन क्रोमोसोम नंबर 1/4 नहीं होता, क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। डिक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, हमारी वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन तो इंक्रीज होती है ना, तो ये तो गलत हो गया। इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म में वेरिएबिलिटी नहीं होती, अक्रॉस जनरेशन हो रही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए हैं अपने सेल साइकिल चैप्टर के, अब जल्दी से असर्शन रीजन करते हैं। असर्शन रीजन में देखो, इन माइटोसिस 2 आइडेंटिकल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, एक माइटोसिस में 2 आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं सिंगल सेल से, जिसमें हमारे पहले होती है कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस। असर्शन बिल्कुल सही। ठीक है, साइटोकाइनेसिस 2 टाइप की होती है, एक तो सेल फरो मेथड जो कि एनिमल सेल में होता है, और दूसरा है सेल प्लेट मेथड जो कि हमारे प्लांट सेल में होता है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है लेकिन आपस में कोई लिंक नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो गया क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर रहा रीजन। ठीक है, आगे चलो, मियोटिक डिवीजन अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल। मियोटिक डिवीजन कहाँ बनती है, मियोटिक क्या कर रहा है, गैमीट बना रहा है ना। अब गैमीट जिसको बनाना है वो कहाँ पे, हमारे सोमैटिक सेल में, मतलब हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस होती है, बिल्कुल सही चीज है। साइनेप्सिस होती है जाइगोटीन में, मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है जाइगोटीन में, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन असर्शन को किसी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो बी हमारा सही ऑप्शन। अब आगे चलो, assertion apical and lateral meristem are responsible for growth of plant। बिल्कुल, एपिकल मेरिस्टम में बार बार डिवीजन हो रही है, माइटोटिक डिवीजन हो रही है। अब ये माइटोटिक डिवीजन की वजह से सेल का नंबर बढ़ रहा है जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है। रीजन देखो, माइटोसिस होती है एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम में, इसलिए तो ग्रोथ हो रही है। तो ये हमारा रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि माइटोसिस हुई इसलिए तो ग्रोथ हुई। तो ऑप्शन बी हमारा सही है।
सॉरी बच्चा, ऑप्शन ए सही होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आगे चलो। इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ फरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एनिमल सेल में हमारे, ये एनिमल सेल है तो इस तरीके से फर्रो बन रही है, देखो ये एनिमल सेल है तो ऐसे फर्रो बन रही है, और ऐसे फर्रो से दो साइटोकाइनेसिस से दो हमारे सेल बन गए, तो ये तो हमारा सही है, एनिमल सेल में होता है। प्लांट सेल में क्या होता है कि बीच में न्यू सेल वॉल बिगिन कर जाती है बननी बाय सिंपल प्रिकर्सर, मतलब बीच में हमारी सेल प्लेट बनती है कि अगर ये हमारा सेल है इस तरीके से तो बीच में बनेगी सेल प्लेट, और किसके थ्रू बनती है, हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स हेल्प करते हैं, और ये हमारे इस तरीके से मूव करती है। अभी सेल प्लेट होता है, सब प्लांट्स में होता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपस में लिंक नहीं है कोई, एक एनिमल की बात करे एक प्लांट की बात करे, बी सही होगी। अगला क्वेश्चन देखो, माइटोसिस रिस्टोर्स न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो। अभी बताया था ना कि अगर सिर्फ ग्रोथ होती रहेगी तो साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ता रहेगा, जो न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्मा कंटेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए माइटोसिस की जरूरत है ताकि वो रिस्टोर हो सके। तो असर्शन सही है। इट इज सिग्निफिकेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पेशली इन द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। रीजन में दे रखा है कि माइटोसिस क्यों जरूरी है, क्योंकि सेल का नंबर बढ़ा रहा है, डिवीजन कर रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो रीजन भी सही है, लेकिन आपस में कोई भी लिंक नहीं है। एक तो रेशो की बात कर रहा है, दूसरा ग्रोथ की बात कर रहा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो, मियोटिक डिवीजन अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल। मियोटिक डिवीजन कहाँ हो रही है, रिप्रोडक्टिव सेल में हो रही है, जिसकी वजह से गैमीट बन रहे हैं। हाँ जी बच्चे सही है, एज अ रिजल्ट ऑफ गैमीट्स आर फॉर्म्ड, कि ये इसलिए तो मियोटिक डिवीजन है कि गैमीट्स बने, तो हमारा यहाँ पे अब ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगली देखो, ईच पॉलन मदर सेल प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स, कि पॉलन मदर सेल हमारी 2n है, उसमें होती है मियोसिस। अब मियोसिस हुई जिसकी वजह से 4 हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स बने, असर्शन सही है। और क्यों हो रही, क्योंकि मियोसिस होती है, रीजन भी हमारा एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटिक कोर, कि हमारे जो डिस्क टाइप स्ट्रक्चर है उसको दैट इज प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रोमियर, कि ये हमारे, ये देखो हमारा एक क्रोमोसोम है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको बोला जाता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर आर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर और काइनेटोकोर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। हमारी दोनों ही बातें सही है, लेकिन हमारे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हो उसको, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। एंड दिस इज अबाउट असर्शन रीजन। तो एमसीक्यू और असर्शन रीजन हमने प्रैक्टिस कर लिए, और हमारे नीट में भी ऐसे आते हैं, लेकिन हम फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग भी करते हैं, ताकि हमारी एनसीईआरटी की बारीक लाइन की हमारी प्रैक्टिस हो सके। हमारे दिमाग में एनसीईआरटी की लाइन छपी हुई होनी बहुत ज़रूरी है, और ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जो एनसीईआरटी की लाइन भूल जाते। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन देख लो, सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज, कि जो सेल डिवाइड नहीं करते वो G1 फेज को एग्जिट कर जाते हैं, सेल साइकिल को एग्जिट कर जाते हैं, इनएक्टिव स्टेज में एंटर कर जाते हैं, जिसको कहते हैं G0 स्टेज, या इसी को क्या कहते हैं, क्यूसेंट स्टेज कहते हैं, जो कि हमारी प्रोलिफरेट नहीं कर रहा है सेल, लेकिन मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है। ठीक है, आगे देखो, डैश ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है कि ड्यूरेशन हमारी सेल साइकिल की क्या होगी, वो वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। यीस्ट सेल हमारी 90 मिनट्स में सेल साइकिल पूरी कर लेती है, जबकि ह्यूमन सेल 24 आवर में करते हैं, तो वेरी कर रही है। ठीक है, इंटरफेस लास्ट फॉर मोर देन 95, जो हमारा लॉन्गेस्ट फेज रहता है वो कौन सा है, इंटरफेस। आगे देखो, एम फेज स्टार्ट्स विद डैश
कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, कि एम फेज किससे शुरू होता है, कैरियोकाइनेसिस से शुरू होता है, और कैरियोकाइनेसिस में हमारे डॉटर क्रोमोसोम हमारे सेपरेट हो जाते हैं, एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और एंड होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म से, जिसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, आगे चलो। इंटरफेज इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। इंटरफेज वो फेज है जो कि सेल प्रिपेयर कर रहा है कि आगे सेल डिवीजन होनी है, और इसमें होता क्या है, सेल ग्रोथ होती है, सेल ग्रो तो कर ही रहा है, ऑल्सो हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है, और ये सब हो कहाँ रहा है, इन अ ऑर्डरली मैनर, कि डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में ही होगा, उसके बाद हमारे ट्यूबुलेंट सिंथेसिस होगी, तो ये सब क्या है, ऑर्डरली मैनर में चल रहा है। आगे देखो, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, अगर इनिशियल अमाउंट डीएनए का 2C है, तो अब एस फेज में क्या हो जाता है, हमारा डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है, तो डीएनए की एक और कॉपी बन गई, अगर 2C था तो अब कितना है, 4C। अगला क्वेश्चन देख लो, इफ द सेल हैड डिप्लॉयड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कि अगर जीवन में उसका क्रोमोसोम 2n था, अब यहाँ पे इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, एस फेज में क्या होता है कि हमारे ये बना लेते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ये भी एक क्रोमोसोम है तो ये भी एक ही क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे अगर 2n है तो ये भी 2n ही रहेगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2n। ठीक है, in animal set during S phase dash begins in the nucleus, कि एनिमल सेल में S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, कहाँ पे, न्यूक्लियस में। अब S फेज में एक और चीज डुप्लीकेट करती है जो कि है सेंट्रियोल, वो कहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म वाली जरूरी थी कि सेंट्रियोल डुप्लीकेट कहाँ कर, साइटोप्लाज्म। Cell in G0 phase remain dash but no longer proliferate unless called on to do so, कि जो cells हैं G0 phase में वो क्या रहते हैं, हमारे मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, क्या रहते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव, लेकिन वो हमारे प्रोलिफरेट नहीं करते, डिवाइड नहीं करते। आगे देखो, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजनी आर सेम इन, देखो हमारा इक्वेशनल डिवीजन की बात हो रही है कि पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो कौन सी डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। आगे देखो, क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर, कि हमारे क्रोमोसोम मूव कर जाते हैं स्पिंडल इक्वेटर, हमारी इक्वेटोरियल प्लेट पे, कौन सी स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में, मेटाफेजिक प्लेट पे हमारे क्रोमोसोम अलाइन कर रहे हैं। टू सिस्टर क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द, कि अगर ये दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये कहाँ पे अटैच्ड है, हमारे सेंट्रोमियर पे अटैच्ड है, कहाँ पे, सेंट्रोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, कि हमारे जो क्रोमोसोम है वो अलग होना शुरू हो जाता है, अवे कहाँ पे, एनाफेज स्टेज। माइटोसिस इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल, बताया था ना कि एनिमल सेल में नॉर्मली हमारे सिर्फ डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस होगी, एक्सेप्शन है कि मेल हनी बी में हैप्लॉयड में भी हो जाता है। माइटोसिस इज ऑल्सो नॉन एज इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि डॉटर सेल में और पेरेंट सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू, स्पिंडल फाइबर किससे, वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो था प्रोटीनेशियस, किससे अटैच करते हैं, काइनेटोकोर से अटैच करते हैं ऑफ क्रोमोसोम। कौन सी फेज में अटैचमेंट होती है, मेटाफेज में होती है। ठीक है, आगे देखो, न्यूक्लियोलस, गोल्जाइक बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर करते हैं, कौन सी स्टेज में, प्रोफेज में, लेकिन वो रिफॉर्म कर जाते हैं कौन सी स्टेज में, हमारे टीलोफेज में। आगे देखो, क्रॉसिंग ओवर होती है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक मटेरियल हमारा एक्सचेंज या क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। आगे देखो, इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स
कौन सी स्टेज है जो लास्ट कर सकती है मंथ्स और ईयर्स तक, एंड दैट इज डिप्लोटीन, जो कि हमारे जहाँ पे हमारी चियाज़ फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग डैश स्टेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपियर, साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड टू सेल्स आर फॉर्म। ये कौन से होते हैं? टीलोफेज 1, टीलोफेज 1 या टीलोफेज, जहां पे हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर कर रही है। अगला क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग डैश स्टेज बाइवेलेंट क्रोमोसोम क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। देखो फॉर्मेशन तो जाइगोटीन में हो गई थी टेट्राड की, लेकिन अपीयर कहाँ पे करता है? पेकाइटीन में करता है बच्चे, पेकाइटीन में करता है, और पेकाइटीन में ही रिकॉम्बिनेशन हो रही है। द स्टेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस, दो मियोसिस के बीच की जो स्टेज है उसको क्या कहा जाता है? इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर फिल इन द ब्लैंक्स। अगला अपना सेक्शन आ चुका है ट्रू एंड फॉल्स का। ये भी आपके एनसीईआरटी की प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। और मुझे देखो, मुझे बताया करो कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए या कितने क्वेश्चन गलत हुए, कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कर रहे हो, या गलती हो रही है तो कहाँ पे गलती हो रही है, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी की प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। और जिस सेक्शन में गलती हो रही है उसके बाद एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ना है आप, ठीक है। यहाँ पे देख लो ट्रू फॉल्स है, और यहाँ पे जल्दी से मुझे बताओ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। In 24 average duration of cell cycle of human cell division proper lasts for only about an hour। कि अगर 24 घंटे की सेल साइकिल हो रही है तो हमारा मैक्सिमम 95% तो हमारा इंटरफेज रहता है। एक्चुअल सेल डिवीजन एम फेज हमारे लिए कितने टाइम के लिए रहता है हमारे? एंड दैट इज फॉर 1 आवर। सही है, ट्रू। सेल ग्रोथ इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक टाइम पे होता है। कौन सी फेज में? एस फेज में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ट्रू। ड्यूरिंग प्रोफेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, गलत हो गया। G2 में है जहां पे हमारे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, या मैं कहूँ इंटरफेज में, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी फॉल्स हो गई। माइटोसिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, माइटोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होगा? नहीं होगा यार, माइटोसिस तो हमारा इक्वेशनल डिवीजन है, डॉटर और पेरेंट सेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये भी हो गया फॉल्स। सेंट्रियोल begins to move toward opposite pole of the cell in N phase। देखो सेंट्रियोल हमारे ऑपोजिट पोल में एना फेज में नहीं करते, कौन से फेज में मूव करते हैं? प्रोफेज में, तो ये हो गया फॉल्स। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड इन मेटाफेज, कि जो हमारे कंडेंसेशन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है मेटाफेज में, बिल्कुल सही बात है। कंडेंसेशन प्रोफेज में हो रहा था, कंप्लीट होने के बाद वो मेटाफेज शुरू हो जाता है। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, क्या होता है? काइनेटोकोर होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? ओहो, चियाज़मा लिखा है। स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे काइनेटोकोर अटैच हो रहा है वो तो जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच हो तो काइनेटोकोर होता है, ये तो गलत लिख दे। आगे देखो, ईच क्रोमोसोम स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट इन टीलोफेज, हमारा जो मूवमेंट है वो स्टार्ट कहाँ पे हो जाती है? एनाफेज में हो जाती है। टीलोफेज में तो वो क्लस्टर करके पहुंच जाते हैं ऑपोजिट पोल्स तक, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। आगे देखो, एम फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल बिकॉज कैरियोकाइनेसिस अकर इन दिस फेज। एम फेज हमारा लॉन्गेस्ट साइकिल है, लॉन्गेस्ट फेज है क्या? नहीं, लॉन्गेस्ट फेज तो हमारा कौन सा है? इंटरफेज, तो ये तो गलत हो गया, फॉल्स हो गया। इन टीलोफेज स्टेज क्रोमोसोम डीकंडेंस एंड लॉस देयर इंडिविजुअलिटी, टीलोफेज में हमारे क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बन चुका है, अब इंडिविजुअलिटी नहीं रही, सही स्टेटमेंट है। मियोसिस एंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल, देखो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, ये फेज कौन लेके आता है? मियोसिस लेके आती है, सही स्टेटमेंट है। During interphase, the chromosome became gradually visible under light microscope। क्या इंटरफेज में हमारे क्रोमोसोम बन जाता है? नहीं, हमारे लेप्टोटीन ऑफ प्रोफेज 1 में ये लाइन दे रखी है,
तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पेकाइटिन। हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो जाती है पेकाइटिन स्टेज पे। हाँ जी, सही बात है। आगे देखो, इंक्रीज इन द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर अकर्स बाय मियोसिस। सही बात है, मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन हो रही है, हमारे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वेरिएशन आती है। सही है। एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। ये हमारा गलत हो गया कि मियोसिस 1 में तो हमारे 2 सेल्स बनते हैं, मियोसिस 2 के प्रोडक्ट होते हैं 4 हैप्लॉइड सेल। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। देखो, ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो गया और अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी एनसीईआरटी। लेकिन हमारे नीट में तो मैच द फॉलोइंग भी आते हैं। मैच द फॉलोइंग करो मेरे साथ। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कौन से फेज में हो रहा है? जल्दी से मुझे बताओ। एस फेज में हो रहा है, और वो भी कहाँ? साइटोप्लाज्म। क्यूसेंट स्टेज हमारी इनएक्टिव स्टेज है, जहां पे सेल प्रोलिफरेट नहीं करता, डिवाइड नहीं करता। जी नॉट फेज। इंटरवल बिटवीन एम फेज एंड एस फेज। एम फेज मतलब माइटोसिस फेज के बाद वाला फेज, और एस फेज से पहले वाला फेज गैप 1 फेज होता है, और सेकेंड गैप फेज कौन सा होता है? G2 फेज। क्लियर? आसान सा था। आगे देखो, ड्यूरेशन ऑफ एम फेज। अब ड्यूरेशन, एम फेज का ड्यूरेशन तो बहुत कम होता है, सिर्फ 5% होता है। 95% क्या, कौन सा फेज होता है? इंटरफेज। डीएनए रेप्लिकेशन हमारे एस फेज में होती है, और सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव बट प्रोलिफरेट नहीं कर रहा है। ये तो क्यूसेंट स्टेज का फीचर है, G0 का फीचर। अब अगला देखो, इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है? दैट इज हमारा रेस्टिंग फेज है, क्योंकि डिवीजन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मिसनॉमर। मिसनॉमर मतलब कि सही वर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि हमारे डिवीजन से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं हो रही, इसलिए इसको रेस्टिंग फेज बोल दिया। अब प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में हमारे कंडेंसेशन शुरू हो जाता है क्रोमोसोमल मटेरियल का, और क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन गया। अब मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में हमारे स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर्स पे अटैच करते हैं, और हमारी अलाइनमेंट होती है मेटाफेजिक प्लेट पे। एनाफेज में हमारे क्रोमेटिड अपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ओके। फिर से माइटोसिस की चारों फेज को लेके हमारा क्वेश्चन है। प्रोफेज में क्या हो रहा है कि सेंट्रियोल मूव। देखो, एनाफेज प्रोफेज में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट होती है। प्रोफेज में सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, एनाफेज में क्रोमेटिड। तो ध्यान रखना, एनाफेज में क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग हो रही है सेंट्रोमियर की, क्रोमेटिड सेपरेट कर गए। मेटाफेज में क्या हो रहा है कि हमारे क्रोमोसोम अलाइन कर गए मेटाफेजिक प्लेट पे। ठीक है। टीलोफेज में क्या हो रहा है कि हमारे जो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स ईआर डिसअपीयर हुआ था प्रोफेज में, वो रिफॉर्म कर जाता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोबारा बन जाते हैं टीलोफेज। ठीक है, आगे देखो, क्रॉसिंग ओवर कौन सी फेज में होगी? पेकाइटिन में होगी। साइनेप्सिस, हमारी होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग कौन से फेज में होगी? जाइगोटीन में होगी। चियाज्मा कौन सा? चियाज्मा ये डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कौन से फेज में होगा? डिप्लोटीन में होगा। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कौन से होगा? एनाफेज 2 में होगा। देखो, सेंट्रोमियर डिवीजन या स्प्लिट है, या तो एनाफेज में होता है या एनाफेज 2 में होता है। टर्मिनलाइजेशन होता है 5th स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, दैट इज डायकाइनेसिस। ठीक है, आगे देखो, ओहो, माइटोसिस और मियोसिस को हमें सबसे मैच करना है। मियोसिस में होती है इवोल्यूशन, क्योंकि वेरिएशन आ रहा है। मियोसिस की वजह से होती है जेनेटिक वेरिएबिलिटी, वेरिएशन वाली बात है। और हमारे एक जनरेशन टू अगली जनरेशन, क्योंकि हैप्लॉइड फेज लेके आ रहा है, तो कंजर्व कर रहा है स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर। माइटोसिस हमारे नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है, एक सेल से 2 सेल बना रहा है, मतलब हमारा ग्रोथ कर रहा है। हमारी कोई सेल हमारी रिप्लेस करनी है या किसी सेल का रिपेयर करना है, तो क्लियर हो गया। चलो एक बार ये अलग अलग कलर से कर देती हूँ, आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देते हैं इस तरीके से।
ठीक है, चलो लास्ट सेक्शन वी हैव इज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ये नीट के लिए, बायोलॉजी के लिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो पहले तो हम ये काम कर देते हैं कि इनकी नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी पूरी इंटरफेस है, मतलब यहाँ से लेके ये पूरी इंटरफेस है, जिसमें पहली है हमारी G1 फेस, गैप 1 फेस, ग्रोथ फेस। ठीक है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। दूसरी है हमारी S फेस, क्योंकि S फेज में बच्चे हमारा DNA रेप्लिकेशन हो रहा है, सिंथेसिस फेज, सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट कर। S फेज के बाद आती है G2 फेज, गैप 2 फेज, हमारे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारी M फेज। अब M फेज दो फेज में बटी हुई है, एक तो हमारी कैरियोकाइनेसिस और दूसरी हमारी साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस का पहला कौन सा है, पहली स्टेज क्या है, प्रोफेज। दूसरी क्या है, मेटाफेज। तीसरी स्टेज क्या है, एनाफेज। और चौथी है टीलोफेज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग द इवेंट्स कैरिड आउट इन द लेबलिंग पार्ट। हमें ये बताना है ये कौन सा इवेंट कर रहा है। ठीक है, चलो कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान सी ही तो चीज है, सारा तो चैप्टर आपने समझ लिया है। डीएनए सिंथेसिस कहाँ हो रही है, एस फेज में होती है, जो कि है बी। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, कंडेंसेशन कहाँ शुरू होता है, प्रोफेज में शुरू होता है, तो कौन सा है, डी है। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से कहाँ पे होता है, हमारे मेटाफेज में होता है, ये आ गया ई। इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, हमारे माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली कहाँ होती है, हमारे प्रोफेज में ही होती है। दो एस्टर्स बनते हैं और वो कहाँ पे, हमारे दो एस्टर्स हमारे मूव करते हैं ऑपोजिट पोल में, ये भी कहाँ हो रहा है, प्रोफेज में, डी। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर या सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड, स्प्लिटिंग ऑफ या सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड होता है हमारे एनाफेज में, जो कि है हमारा एफ। ठीक है, अगला देखो, मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, कि जो सेपरेशन हो गया उसके बाद हमारा क्रोमेटिड ऑपोजिट पोल में मूव कर रहे हैं, ये भी एनाफेज में ही होता है, एफ फेज में। रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ईआर प्रोफेज में गायब हुए थे वो रिफॉर्म करते हैं टीलोफेज में। टीलोफेज कौन सा है, हमारा जी। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम अलोंग द मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट मतलब कौन सा ही फेज आ गया, हमारा मेटाफेज आ गया, जो कि है हमारा ई। इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं ना क्रोमोसोम। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हमारी साइटोकाइनेसिस है बच्चे, एच। प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस, कि सेल को डिवाइड करना है, उसके लिए क्या होते हैं हमारे, दैट इज पूरा का पूरा इंटरफेस है जो डिवाइड कर रहा है, तो ए बी सी, मतलब G1 S और G2। क्लियर, चलो अगले डायग्राम पे आ जाते हैं। अगले में हमारा डायग्राम बेस्ड है, लेकिन मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखती हूँ तो पहले ये स्टेज देखो, थोड़ा जूम कर देते हैं। इस स्टेज पे देखिए कि यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन, यहाँ पे ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसका डिसइंटीग्रेशन ऑलमोस्ट हो चुका है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये क्या है, हमारा लेट प्रोफेज। ठीक है, उसके बाद देखो कि हमारा क्रोमोसोम हमारे सारे स्प्रेड हो रखे, मतलब फैले हुए हैं पूरे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये है हमारा ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब ये फैले हुए हैं, यहाँ पे देखो अटैचमेंट होने लग गई हमारे स्पिंडल फाइबर की क्रोमोसोम तक, उसके बाद वो अलाइन हो जाते हैं मेटाफेजिक प्लेट पे, एंड दिस इज मेटाफेज। उसके बाद ये हमारे क्या है,
सेपरेट होना शुरू हो गए, क्रोमेटिड ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, ये कौन सा हो गया, एनाफेज हो गया। और टीलोफेज में बच्चे हमारे क्लस्टर हो जाते हैं ऑपोजिट पोल्स पर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म कर जाती है, ये है हमारा ही टीलोफेज। ठीक है, यही एनसीईआरटी के ही डायग्राम्स हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है और हमने मैच कर दी। उसके बाद देखो, आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन गिवन इन द इमेजेस बिलो। हमें बताना है कौन सी सेल डिवीजन। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ए बी सी उल्टा कर रखा है, ठीक है। पहले अगर ये मैं बात करूँ, सी क्या है कि हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम दिखा रखे हैं, ये क्या है हमारा प्रोफेज 1। यहाँ पे देखो होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन हो रखे इक्वेटोरियल प्लेट पे, ये क्या है मेटाफेज 1। यहाँ पे देखो होमोलोगस क्रोमोसोम हमारे मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम वो सेपरेट हो गए हैं और अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, ये है हमारा एनाफेज। ठीक है, आगे देखो खत्म। यही था हमारा सेल साइकिल का चैप्टर। प्रतिज्ञा बैच में हमने साथ में पढ़ भी लिया, PYQ भी प्रैक्टिस कर लिया, और मैंने जो आपके लिए डिटेल्ड हमारे जो न्यूमेरिकल्स की वीडियो डाली थी वो भी कर ली, और अब हमने सेल डिवीजन के एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन कर लिए। तो हमारे सेल साइकिल सेल डिवीजन का हर तरीके से हमने प्रैक्टिस कर ली और हमने नीट के लिए पक्की तैयारी कर ली। अब हमें और प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मॉक लगाने की जरूरत है। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।